चलिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑडियो वीडियो को एक बार चेक करेंगे, बताएंगे दोनों चीज़ें अगर सही से आ रही है तो फिर, और किसी चीज़ में दिक्कत होगा तो उसको भी जल्दी से बताएंगे ताकि क्लास को हम स्टार्ट कर सके बिना देरी के। चलिए, जितने भी साथी हैं, और थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि सीएमओ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पेपर हुआ था 2018 में, उससे संबंधित जो प्रश्न पेपर है उस पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको आगामी तैयारी में एक बेस बने कि किस प्रकार से तैयारी करने। वैसे कल मैंने आप सबको बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा है। चलिए, जितने भी साथी जुड़ेंगे बताएंगे एक बार। चलो, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे। और यहाँ पर जैसा कि 2 पार्ट में होगा, एक पार्ट 1 रहेगा जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान और उसमें कुछ नए नए अधिनियम जो कल मैंने आपको बताए थे वो शामिल रहेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन। और दूसरा जो पार्ट है उसमें शामिल रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा, ज़्यादा आपको आंसर यहाँ पर आंसर बस बताऊंगा, ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं करूँगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में सब चीज़ मैं बताते हुए चले जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर आंसर बताते हुए चलूँगा, आपको पता चल जाएगा एक बार कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आंसर पे हम फोकस करेंगे और ब्रीफिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भू राजस्व संहिता की धारा 29 के अंतर्गत राजस्व मामलों के एक जिले से अन्य जिले में अंतरित करने के लिए कौन सक्षम है। तो पूछ रहा है कि जो भू राजस्व संबंधित जो धारा 29 है, ठीक है, राजस्व मामलों को यहाँ पर दूसरे जिले में, एक जिले से दूसरे जिले में अंतरित करने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है, कौन सक्षम है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हमको बताना है। और मैं जो भी आंसर बताऊंगा वो मॉडल आंसर जो पीएससी ने दिए थे उसके बेसिस पढ़ाऊँगा। कुछ चीज़ें आपको ये सही है लग सकता है, लेकिन जो रियल आंसर लिया है उसको मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा, एक का बी आएगा। ठीक है, एक का यहाँ पर बी आएगा, राजस्व मंडल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व मंडल यहाँ पर सक्षम है। ठीक है, धारा 29 के अंतर्गत राजस्व मामलों को एक जिले से दूसरे जिले में अंतरित करने के लिए, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, जो किससे आया है, भू राजस्व संहिता से आया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आईपीसी से संबंधित है, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है, पूछा गया। ठीक है, अब भारतीय दंड संहिता के स्थान पर आप सभी को पता होना चाहिए कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। तो उस समय ये 2018 में हुआ था, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा हत्या को परिभाषित करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 300 है जो हत्या को परिभाषित करती है। इसको आपको देखना है। ठीक है, चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, एक व्यक्ति स्वयं कोई अपराध कारित नहीं करता है, वह अन्य व्यक्ति की मदद या सहायता करता है, वह दोषी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है दुष्प्रेषण का, ऑप्शन नंबर बी है षड्यंत्र का, ऑप्शन नंबर सी है उद्दीपन का, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा 3 का ए आ जाएगा, दुष्प्रेषण। 3 का यहाँ पर ए आ जाएगा, दुष्प्रेषण। ये तीसरे नंबर है का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दुष्प्रेषण। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे, ये भी पूछा गया भू राजस्व संहिता 1959 से संबंधित। तो भू राजस्व संहिता 1959 के परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन राजस्व अधिकारी नहीं है। ऑप्शन ए कमिश्नर, ऑप्शन बी है कलेक्टर, ऑप्शन सी है बंदोबस्त अधिकारी, और ऑप्शन डी है अध्यक्ष राजस्व मंडल। तो पूछा गया है भू राजस्व संहिता 1959 की परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है। कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है ये आपको बताना था। तो ऑप्शन ए है कमिश्नर, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी है बंदोबस्त अधिकारी, और ऑप्शन डी है अध्यक्ष राजस्व मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा चौथा का डी, कौन सा राजस्व अधिकारी नहीं है। ठीक है, तो ये सभी जो हम देख रहे हैं चारों क्वेश्चन, उसमें से हमने देखा कि 2 जो क्वेश्चन हैं
वो भू राजस्व संहिता से आए हैं, और 2 जो क्वेश्चन है हम देखेंगे यहाँ पर आईपीसी से आए, ठीक है, भारतीय दंड संहिता से आया हुआ, ठीक है, ये हमको देखना है। चलिए अब हम जाते हैं यहाँ पर 5वें नंबर के क्वेश्चन। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, कल मैंने चर्चा किया था संपत्ति अंतरण अधिनियम से भी 2 क्वेश्चन आए हैं 2018 में। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है? धारा 5, धारा 7, धारा 8, धारा 9, ठीक है। तो 5वें नंबर का आंसर यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है, डी आ जाएगा धारा 9, ठीक है। चलिए संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित एक क्वेश्चन था और पूछा गया था, तो इसका आंसर आप लगाएंगे डी। चलिए अब देखते हैं छठवां। तो छठवां जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है इतिहास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वाजपेयी यज्ञ की क्रियाओं से के संबंध में उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वाजपेयी यज्ञ की क्रियाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऐतरेय उपनिषद, ऑप्शन बी है तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन सी है छांदोग्य उपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। ये भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास से 8 से 9 क्वेश्चन आए थे इसी में, तो उसी में आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, कि इस उपनिषद में वाजपेयी यज्ञ की क्रियाओं का संबंध में उल्लेख किया गया, ठीक है, ये हमको देखना था। चलिए अब हम देखते हैं 7वें और 8वें क्वेश्चन को। 7वां और 8वां क्वेश्चन आप सबके सामने है। चलिए 7वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये भी इतिहास से संबंधित है और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, शायद दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथन को पढ़ना है हमको। पहला कथन बोल रहा है मध्यकाल में उलेमाओं ने दिल्ली के सुल्तानों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। दूसरा कथन है वे सुल्तान को ईश्वर के समान समझते थे। तीसरा है यहाँ पर उन्होंने सुल्तान के दैवी अधिकार सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है सही उत्तर, इन तीनों में से जो तीनों टर्म दिए गए हैं उन तीनों टर्म में कौन कौन से सही हैं? ऑप्शन ए है क्या तीनों सही हैं, ऑप्शन बी 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन सी 2, 3 है और ऑप्शन डी है 1, 3 सही है, ठीक है। तो ये जो हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास आता है जिसमें दिल्ली सल्तनत है उससे संबंधित है इतिहास से, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 7वें नंबर का डी आएगा। कौन सा आ जाएगा? डी। और डी में क्या दिया गया है? 1 और 3 सही है, ठीक है। तो ये आपको देखना है 1 नंबर का और ये तीसरे नंबर का, ये सही है, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर 8वें नंबर का है और ये है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धारा कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है, ठीक है। तो ये भी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से संबंधित है जिसमें पूछा गया है कि कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, धारा के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। धारा 53 ऐसा बताता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार कपटपूर्ण अंतरण वर्जित है। ये हमको देखना है और ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है धारा 53 से, ठीक है। चलिए तो ये है 8वें नंबर का क्वेश्चन। अब हम जाते हैं 9वें नंबर। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे। भोपाल गैस दुर्घटना में यूनियन कार्बाइड टैंक से रिसाव हुई गैस का नाम, ठीक है। एक बहुत भारत में घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड बोलते हैं, तो उसमें कौन सी गैस यहाँ पर रिसाव हुई थी उसी के बारे में पूछा गया। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आते रहते हैं, ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं। इसमें यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, ये आते ही रहता है, तो इसमें भी आया था। अब जाएंगे 10वें नंबर। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है व्यापम के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में और पीएससी ने भी इसको रिपीट किया है। पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। और 11वें नंबर का क्वेश्चन है फ्लोराइड जो कि फ्लोरोसिस का कारण है
पाया जाता है, ये पूछा गया है। फ्लोराइड जो कि फ्लोरोसिस का कारण है पाया जाता है, तो पूछा गया है कि जो फ्लोराइड है जो एक बीमारी फ्लोरोसिस का कारण है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खाद्य तेल में, ऑप्शन नंबर बी हवा में, ऑप्शन नंबर सी नदी का पानी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूमिगत जल स्रोत से। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर होते रहता है रिपीट। चलिए अब हम जाते हैं 12वें नंबर और 13वें नंबर का क्वेश्चन। तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाएगा सबसे अधिक परिसंकटमय अवशिष्ट है, सबसे अधिक परिसंकटमय अवशिष्ट है। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है जैव रासायनिक अपशिष्ट, ऑप्शन सी है चिकित्सकीय अपशिष्ट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है पर्यावरण से और पर्यावरण का पोर्शन भी इसमें दिया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है 12वें नंबर का आंसर। तो 12वें नंबर का जो आंसर है इसको डिलीट किया गया है। क्या किया गया है, जो CGPSC है इसको डिलीट किया गया था, ठीक है। इसमें वाद विवाद हुआ बहुत ज़्यादा, तो इसको डिलीट किया गया था। तो इसका आंसर वो बताया नहीं, तो हम भी इसको नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तो इसका आंसर जैव रासायनिक अपशिष्ट माने गए हैं, बट इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। चलो तो 13वें नंबर के क्वेश्चन, प्रदूषक CFC का पूरा नाम, एकदम इजी क्वेश्चन है। CFC आप सभी जानते हैं फ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे प्रदूषण को, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने कार्य करती है। तो प्रदूषक CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 14 और 15 से। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको पूछ रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, एकदम इजी क्वेश्चन था जो हम सभी जानते हैं, इसरो, ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, उसके जगह को पूछ रहा है। तो इसको हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते ही रहता है। चलिए अब जाते हैं 15। तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो संगणक निकाय निम्नलिखित में से किस नंबर अंक सिस्टम प्रणाली पर कार्य करता है। संगणक निकाय निम्नलिखित में से किस नंबर अंक सिस्टम प्रणाली पर कार्य करते हैं, इसको यहाँ पर बताया गया। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विअंगी, ऑप्शन नंबर सी द्विअंगी, ये कंप्यूटर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा द्विअंगी, ठीक है। चलिए अब जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 और 17 में हम जाते हैं। सोलह नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा निम्नलिखित कंप्यूटर का कौन सा अंग हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा हार्डवेयर नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। हार्डवेयर कौन सा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर। बाकी तो क्या CPU, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क ये हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कौन सा हार्डवेयर नहीं, तो ऑप्शन आ जाएगा डी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जाते हैं 17वें नंबर। तो 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हिस्ट्री संबंधित, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित भारतीय आविष्कार की सही जोड़ी, ठीक है। तो एक तरफ है आविष्कारक और एक तरफ है उसके द्वारा किए गए आविष्कार, तो उसमें सही जोड़ी कौन। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो जैसे पहला कर देखे चरक क्या आयुर्वेद यहाँ पर आविष्कारक थे आर्यभट्ट को सभी जानते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय क्या है, भास्कराचार्य शून्य की खोज और बुद्धायन रत्न विज्ञान। तो यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, ठीक है। जो सही नहीं, एक सही है, एक जोड़ी। तो कौन सा है हमको दिख रहा है यहाँ पर, जो 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे तो ए जो चरक है वो आयुर्वेद के आविष्कारक थे। आर्यभट्ट तो आप 0 के लिए जानते हैं, तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं 18वें नंबर का क्वेश्चन। तो 18वें नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो पूछ रहा है संचार में उपयोग होने वाले ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है और ये भी बनने चाहिए थे। जो हम संचार में उपयोग होने वाले ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर जिसके द्वारा नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है वो सभी जानते हैं। तो किस सिद्धांत पर, क्या अपवर्तन है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, क्या व्यतिकरण है या फिर डी ध्रुवण है। तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है जो ऑप्टिकल फाइबर है। तो 18वें नंबर का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। चलो चलते हैं, स्पीड से थोड़ा देखना पड़ेगा, 150 क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं और कुछ क्वेश्चन जो अभी आने वाले हैं वो बहुत हार्ड भी लगेंगे अपने को, जो कि इससे संबंधित रहेगा, संविधान से, नगर पालिका परिषद से, तो वो बहुत कठिन भी रहेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जो
19 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो उस समय करंट अफेयर्स टाइप के था, तो राष्ट्रीय जो बीज नीति की घोषणा हुई थी वो वर्ष 2002 में हुई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 19 का आंसर आ जाएगा वर्ष 2002। भूरी क्रांति का संबंध, तो हम कृषि में हम विभिन्न प्रकार की क्रांति पढ़ते हैं, जैसे श्वेत क्रांति हो गया, हरित क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, तो इसमें पूछा गया भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक या फिर खाद्य उत्पादन से, ये हमको बताना था। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते, रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए 21 में जाएंगे। तो 21 पूछ रहा है, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि सब्सिडी जो न्यूनतम अथवा व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं है, किस बॉक्स के अंतर्गत रखे? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ये थोड़ा कौन सा क्वेश्चन था? टफ क्वेश्चन था, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज की हमको जरूरत पड़ती। तो इसका आंसर जो आ जाएगा डी आएगा। 21 का जो आंसर यहाँ पर आएगा डी आएगा, हरी बॉक्स। ठीक है, हरे संदूक, ये हमको देखना है। चलिए अब जाएंगे 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के लिए, वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के लिए निम्न में से किसे एक कारण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? यहाँ पर 4 टर्म दिए गए हैं। पहला, बाह्य ऋण का उच्च स्तर, विदेशी विनिमय कोष का उच्च स्तर, राजनीतिक अस्थिरता, भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते होंगे, तो भारत में 1991 में आर्थिक संकट आया था। उसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए हम एलपीजी लाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर भारत एक बंद अर्थव्यवस्था से ओपन अर्थव्यवस्था होगी। तो उसी का कारण पूछ रहा है कि आर्थिक संकट में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कारण लिखा जा सकता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है 1 2, बी केवल 1, सी 2 4 और डी 2 3। तो ये भी हम अगर पढ़े हैं इकोनॉमी पॉलिसी तो बहुत इजी पड़ेगा। तो 22 नंबर का जो आंसर आ जाएगा बी आएगा, केवल एक क्या आ गया? बाहर ऋण का उच्च स्तर, कि हमारे पास जो बाहर से हम ऋण लेते थे वो बहुत उच्च स्तर पर चला गया था। ठीक है, ये इसका कारण है। चलिए, तो ये है 22 का। अब हम जाएंगे 23। देखो, तो अब यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो 23 पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया था कि मैं ब्रीफ तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, फिर आगे हम इसके जब पढ़ेंगे तो बहुत चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही नहीं है? आपको ध्यान दे रहे हैं सही नहीं पर। ठीक है, क्या सही नहीं है नगर पालिका परिषद के विषय में? मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम चयन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बोलता है इसकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या, सदस्य संख्या 15 से 30 हो सकती है। इसकी न्यूनतम अधिकतम संख्या 15-40 हो सकती है। परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है। परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। इतने हमारे पास पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट्स में हमको सही नहीं है उसको हमको देखना है। तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का सेट है। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 23 का देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं में हम देखेंगे ये सही नहीं है एक। ठीक है, इसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या 15 से 30, ये 15 से 30 नहीं आएगा। ठीक है, ये हमको देखना है, ये सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो परिषद का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? पार्षद द्वारा चुना जाता है, ये भी सही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो चौथा, परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, और एक देखेंगे हम कौन सा, प्रत्येक व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, ये भी हम देखें। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से ये आंसर आएगा। तो इसका आंसर डी आएगा। कौन सा आएगा? डी। 1 3 4 और 5 ये सही नहीं है 23 का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब कुछ संशोधन हुए होंगे तो उसको हम समझेंगे जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, उस समय के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आपको लेना है डी। कौन से क्वेश्चन का? 23 का। चलिए अब हम जाते हैं 24। तो प्रश्न संख्या 24 और 24 संबंधित है आपके संविधान से। भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक रिपब्लिक स्टेट है, उसके बारे में तर्क बताना है। यहाँ पर पहला है शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी। शासन का स्वरूप संसदीय है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है। शासन में से कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। भारत एक गणराज्य है, ध्यान देंगे इस पर आपको देना है। भारत एक गणराज्य है, इन 5 पॉइंट में से किस किस बेसिस पर गणराज्य ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें सही आंसर आना चाहिए
कि राष्ट्रपति के पद निर्वाचित है, मनोनीत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर गणराज्य नहीं रहता तो मनोनीत रहता, ठीक है। अगर हम राष्ट्रपति का कार्यकाल भी निश्चित है कि उसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा वाला बात भी नहीं है। और एक आ जाएगा शासन में कोई पद वंशानुगत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर पद वंशानुगत नहीं रहता है वहीं पर गणराज्य रहता है, गणतंत्र रहता है, ये हमको देखना है। तो इसका आंसर आएगा 3, 4, 5, तो ये आएगा सी, 3, 4, 5, ये हम देखेंगे। भारत एक गणराज्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस समय के लिए टफ हो सकता है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं आगे। आगे हम देखेंगे 25 से। चलिए, तो 25 में यहाँ पर ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। पूछा गया है कि 1857 में लखनऊ में हुए विद्रोह को दबाने का प्रयास निम्नलिखित ब्रिटिश सेनापतियों ने किया था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी आप सभी जानते हैं, तो उसमें से कौन कौन से ब्रिटिश सेनापतियों ने उस विद्रोह को दबाने का काम किया था, उनके आपको नाम बताने। हु व्हीलर है, हेवलाक है, आउट्रम है, कालिन कैंपवेल है। तो आपको देखना है इसमें यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आप सभी सुने होंगे, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, इसमें हेवलाक भी था, ठीक है, आउट्रम भी था और कैंपवेल था। हम व्हीलर का नाम नहीं सुने हैं, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ये नहीं आएगा। बाकी 2, 3, 4, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन है। तो इसमें 25 का भी आ जाएगा, ये हमको देखना है। चलिए 26 में जाते हैं। तो 26 में निम्नलिखित किस क्रांतिकारी संगठन ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली, बहुत एक केस है जिसमें भगत सिंह संबंधित थे, तो दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HSRA जिसको हम बोलते थे वो है, ठीक है, जिसका नेतृत्व यहाँ पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर करते थे। तो उन्होंने ही 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। ये हमको देखना है बटुकेश्वर दत्त के साथ। चलिए आगे जाते हैं, हम देखते हैं 27 नंबर, ठीक है। तो 27 नंबर ये भी हिस्ट्री से संबंधित है। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक तरफ दिया गया है यहाँ पर जगह, जैसे मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, कालीबंगा है और लोथल है, ठीक है। उनकी विशेषताएं हमको बताना है। तो जैसे मोहनजोदड़ो का अगर हम बात करें तो वहाँ से मिला है विशाल स्नानघर। चन्हूदड़ो की बात करें तो वहाँ से वो औद्योगिक नगर था, तो मन के बनाने कारखाना मिला है। कालीबंगा की हम बात करें तो वहाँ से हवन कुंड प्राप्त हुए। और लोथल की बात करें तो वहाँ से गोदीवाड़ा। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आएगा 3, 1, 4, 2, ठीक है, 3, 1, 4, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। तो 27 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे 28 का जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से है। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें देखो क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा गया, जब मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले हम भी कुछ ऐसे ही रहा करते थे, ठीक है। तो केवल निर्यात के स्थान होता है, मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, राजकोषीय घाटा न निर्यात न आयात। एकदम इजी क्वेश्चन है, डी आ जाएगा। न निर्यात करेंगे और न ही आयात करेंगे जब अगर कोई भी अर्थव्यवस्था बंद है, क्लोज्ड है तो, ठीक है। तो 28 का आ जाएगा डी, एकदम इजी क्वेश्चन था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया, ठीक है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, आप सभी जानते हो, ठीक है, समाजवादी, पूंजीपति और मिश्रित। तो हम जब आज़ाद हुए तो आज़ाद हम कब हुए, 47। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत इसका ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। चलिए जाते हैं आगे। अब ये फिर से इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है कि एक तरफ विद्रोह दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है उससे संबंधित यहाँ पर जो प्रमुख नेतृत्व करते थे, ठीक है। तो 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है, एक तरफ संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, रामोशी विद्रोह और मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो 30वें नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देखते हैं कौन सा आ जाएगा। तो संथाल विद्रोह का आ जाएगा यहाँ पर सिद्धू एवं कानू, ठीक है। अगर हम देखेंगे भील विद्रोह, तो भील विद्रोह किया था त्रिम्बक जी गेंदलाल ने, ठीक है। अगर हम ये रामोशी विद्रोह होगा, ठीक है, रामोशी विद्रोह। तो इसका आ जाएगा यहाँ पर चित्तर सिंह। और मुंडा विद्रोह, तो ये तो एकदम इजी है, बिरसा मुंडा है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4, 1, 2, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये प्रमुख विद्रोह है और उसके जो नेता है उनके बारे में पूछा गया था। ये इतिहास से संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब ये हम देखेंगे कि थोड़ा सा संविधान के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट इसी से समझ आए कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है। चलो देखते हैं।
तो यहाँ पर 31वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो है, क्योंकि आपको बताना है वास्तविक प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति पद निर्वाचित है। सही उत्तर का चयन करना है। भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये चारों में से क्या है, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ये 31 नंबर का जो आंसर आएगा आपको देना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिया गया है सी। इसका आंसर क्या लिया गया है? सी। 1 2 3, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, ये आपको देखना है, ठीक है। चलो अब जाते हैं 32 नंबर सही क्या है। 32 नंबर सही क्या है, तो इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, 1 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर सही आपको देखना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष सही है, उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष है, लोकसभा का भी 5 वर्ष है अगर वो बहुमत में रही तो। लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष नहीं है। राज्यसभा कभी भंग न होने वाली संस्था है, हाँ, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए सी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था, ऐसे बनाना था, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है कोई भी, वो निरंतर चलेगी, उसके सदस्यों का कार्यकाल जो रहेगा वो 6 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष का रहेगा? 6 वर्ष का रहेगा। धन्यवाद, एक बार देखो तो हाँ ठीक हो गया। इसको बढ़ाना, ठीक। चलो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कुछ सिस्टम के कारण से रुक गया था क्लास। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम आए थे 33 नंबर के क्वेश्चन पर। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को कैसे पदच्युत अर्थात हटाया जा सकता है, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, उनको कैसे हटाया जाता है उनके बारे में दिया गया है। जैसे यहाँ पर पहला बोल रहा है उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, दूसरा बोला उसे परिषद के 3/4 बहुमत के द्वारा, तीसरा बोला उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, चौथा उसे मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत से प्रत्यावर्तित किया जाता है, और पांचवा उसे समस्त मतदाताओं के बहुमत से प्रत्युत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बताए हैं कैसे किया जा सकता है। तो उसमें हमको देखना है कि कौन सा सही है। पाँचों में 5 सही हो भी सकते हैं अगर ऑप्शन होगा तो, और नहीं भी हो सकते, तो सही उत्तर का चयन हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 33 नंबर का जो आंसर आ जाएगा देखते हैं। तो आंसर यहाँ पर देखना है, तो इसमें हम देखेंगे ये राइट, ठीक है, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और उसे मतदान करने वाले मतदाताओं के बहुमत से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को, ये हमको देखना है सही उत्तर। तो सही उत्तर में यहाँ पर ये दोनों आ जाएगा 33, यही लिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है, 3 और 4 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 33 हो गया। चलिए 34 है,
यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय एकदम इजी है। उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? न तो ग्राम पंचायत करेगा, न तो जनपद पंचायत करेगा और न ही सरपंच करेगा। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा का संयुक्त सम्मेलन। जब दो ग्राम सभाओं का यहाँ पर मतभेद होता है तो फिर उनको संयुक्त सम्मेलन से उसको सही किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन आएगा 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 को हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी 2016 को आयोजित किया गया। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को विघटित कर दिया गया। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 12 दिसंबर 2018 को हुआ। नई ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन 27 दिसंबर 2018 को आयोजित किया गया। इस नवगठित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? मतलब ये पूछ रहा है ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव कब हुआ था? 2016 में हुआ था। प्रथम जो बैठक है कब हुआ था? प्रथम जो बैठक हुआ था 10 जनवरी को संपन्न। इसका प्रथम सम्मेलन 24 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो 24 जनवरी को हुआ था। उसके बाद किसी कारण से यहाँ पर डिक्लाइन हो गया और फिर नया चुनाव हुआ। अब ये पूछ रहा है कि जो नया चुनाव हुआ है तो उसका कार्यकाल कब तक रहे? तो आपको पता है कि जब भी ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक रहता है। भले उस दौरान चुनाव और हो जाए, कोई और दूसरा बन जाए, तो आपको देखना है कि इसका जो रहेगा प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 24 जनवरी 2016। तो उसमें 5 वर्ष जोड़ दो तो 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 आएगा और यहाँ पर 24 जनवरी 2021। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा टेस्ट करने का प्रयास किया है कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको मार देंगे 10 जनवरी 2016 से 10 जनवरी 2021 मार देंगे और शायद ये भी दिया भी है। तो प्रथम सम्मेलन से लिया जाता है। ठीक है, ये हमको ध्यान पे रखना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि अगर दूसरा चुनाव हो तो उसके भी प्रथम सम्मेलन से नहीं ले, जो पहली बार ही हुआ है उससे लेना रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 36 नंबर का हम देखेंगे। यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा? ठीक है, यदि कोई ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव लंबित है, नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर बोला गया है। तो ऑप्शन ए है पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। ऑप्शन बी वरिष्ठतम पंच कार्यकारी सरपंच के रूप में रहेगा। ऑप्शन सी ग्राम पंच सभा कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेगी और ऑप्शन डी राज्य शासन सरपंच मनोनीत करेगा। ठीक है, तो एकदम इजी है, जो पढ़े होंगे बता देंगे कि पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। 36 नंबर का यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, न तो वरिष्ठतम बनेगा और न ही ग्राम सभा कार्यकारी को बनाएगी और न ही राज्य शासन सरपंच मनोनीत करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पंच रहेंगे वो कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। ठीक है, चलिए 36 नंबर का आंसर। अब जाते हैं 37। तो 37 है नगर पालिका परिषद के एक पार्षद को कौन हटा सकता है? तो जो नगर पालिका परिषद है उसके एक पार्षद को कौन हटा सकता है, इसका आपको आंसर बताना है। तो 37 नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो सी आएगा, कलेक्टर हटा सकता है। ये हमको देखना है। ठीक है, मैंने बोला था नगर पंचायत मतलब नगर पालिका परिषद से 10 क्वेश्चन और ग्राम पंचायत से 10 क्वेश्चन आए करके बताया था। तो आपको देखने को मिलेगा इन्हीं का संबंधित 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 38 में जाएंगे। नगर पालिका परिषद के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 38 नंबर का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी। हटाएगा भी कौन? कलेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम 39 की बात करते हैं। 39 पूछ रहा है नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही है? तो नगर पालिका जो परिषद है उसके बारे में क्या सही है, ये हमारे पास 7 टर्म दिए गए हैं, तो उसको हमको बताना है। अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित, उपाध्यक्ष को प्रत्यावर्तित, समस्त पार्षद और अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पद की शपथ लेते हैं। परिषद की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है। परिषद की गणपूर्ति आधे से अधिक सदस्यों से होती है। उपाध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष निर्णायक मत का उपयोग करते हैं। तो ये 29 का जो आंसर आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आएगा ये एक सही है, अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये 3 सही है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो 4। ठीक है, तो ये आएगा आंसर नंबर इसका बी। कौन सा आ जाएगा? आंसर नंबर बी आ जाएगा 39 का। ये हमको देखना है। 1, 3 और 4 सही। चलिए 40 का देखेंगे। नगर पालिका परिषद की अवधि की गणना किस तिथि से की जाती है? नगर पालिका परिषद की अवधि की गणना किस तिथि से की जाती है? एकदम सरल क्वेश्चन है। प्रथम सम्मेलन हम देखेंगे, चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे इनका हो, जो प्रथम सम्मेलन होगा उसी से गणना किया जाता है। चलिए ये भी इजी था। चलिए देखेंगे 41 नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की
पदच्युति के विषय में क्या है, तो उपाध्यक्ष को जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद केवल निर्वाचित पार्षद रख सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा, ऐसा बोल रहा है। पदच्युति प्रस्ताव केवल सदस्यों के द्वारा, सम्मेलन की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष करेगा, सम्मेलन की अध्यक्षता एक प्रथम श्रेणी अधिकारी, उसे कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से किया जाता है। 7वां, उसे 3/4 बहुमत से किया जाता है। तो आपको बताना है कि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष ध्यान रखेंगे, उसके विषय में ये सब दिया गया है। तो यहाँ पर 41 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर यहाँ पर सी आएगा। क्या आएगा, सी। ठीक है, 1, 2, 5 और 7 6 सही है। ठीक है, 1, 2, 5 और 6 सही है। ठीक है, इससे किया जाता है। ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे, आप लोग एक बार और पढ़ लेंगे। चलिए, नगर पालिका परिषद के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है। 42, नगर पालिका परिषद के सपरिषद के अध्यक्ष के विषय में सही क्या है। ठीक है, तो एक है, इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं, सदस्य परिषद द्वारा चुने जाते हैं, सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इनको हमको देखना है। तो इनका जो आंसर आ जाएगा, एक आएगा, इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं, सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं और अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये परिषद के बारे में पूछा गया है। तो 1, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी। ठीक है, 42 के क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये आपको ध्यान पे रखना था। ठीक है, चलो थोड़ा कठिन है ये। चलिए अब जाएंगे हम, भारत में एक संघीय व्यवस्था है क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, भारत में संघीय व्यवस्था है क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य सरकारों का अस्तित्व, लिखित और कठोर संविधान, राष्ट्रपति का निर्वाचित होना। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखने संघीय व्यवस्था है तो फिर इसमें आंसर आना चाहिए 1, 2, 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी, शक्ति का विकेंद्रीकरण, राज्य सरकारों का अस्तित्व और लिखित और कठोर संविधान। तो 43 का जो आंसर आएगा वो भी सी ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचित होना संघीय व्यवस्था को नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 44, तो 44 है, दल विभाजन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। दल विभाजन के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, खुशबू चंद्राकर जुड़ चुके हैं, आपको गुड मॉर्निंग। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं सीएमओ की प्रीवियस ईयर क्लास के बारे में। चलिए देखते हैं। तो दल विभाजन के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है, उस समय ये बहुत पॉपुलर था, उसमें था, करंट अफेयर्स के रूप में था। तो दल विभाजन के संदर्भ सुमेलित क्या सुमेलित नहीं है, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़नम। ठीक है, तो 44 का आंसर यहाँ पर आएगा ए। ठीक है, ये हमको देखना है। चलिए 45, इसमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है ये पूछा गया है। ठीक है, तो उस समय ये 4 पार्टी बताया गया है, तेलुगु देशम पार्टी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्रीय दल है, मतलब क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है, तो उस समय ये आंसर, इसका आंसर अगर हम 45 की बात करें तो आंसर सी लिया गया है। क्या लिया गया, सी। 1, 2, 3 तेलुगु देशम, आम आदमी और अकाली दल। ठीक है, ये लिया गया, लेकिन अब इसका आंसर गलत हो जाए क्योंकि आम आदमी जो पार्टी है वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई और अभी हम देखेंगे तो भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी, उसमें एक और कौन सा है, आम आदमी पार्टी है। तो ये अभी गलत हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन उस समय लिया गया क्योंकि आम आदमी पार्टी उस समय 2018 में ये भी क्षेत्रीय पार्टी ही थी। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं था, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3 सी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 46। तो 46 में एक तरफ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका परिषद दिया गया और उसमें न्यूनतम अधिकतम संख्या दिया गया। तो ये तो एकदम इजी है, आपसे बनने चाहिए कि आप तो जानते हो कि ग्राम पंचायत में कैसे होता है। यहाँ पर न्यूनतम 10 और अधिकतम कितना होता है, 20 होता है ग्राम पंचायत में। ठीक है, ये हमको देखना है। तो ग्राम पंचायत में हम देखेंगे यहाँ पर 10, 20। अगर हम जनपद पंचायत की बात करें तो जनपद पंचायत में 10 से मतलब न्यूनतम 10, अधिकतम 25। ठीक है, अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में हम देखेंगे 10 से 35 और अगर हम नगर पालिका परिषद में देखेंगे तो इसमें भी कितना आएगा, 10 से 20। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 46 का, किसका, 46 का भी आ जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, ये आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47,
तो 47 यहाँ पर नगर पंचायत के बारे में बताया गया। नव निर्वाचन के बाद नगर पंचायत के प्रथम सम्मेलन के विषय में पूछा गया है। जो नगर पंचायत होता है उसके प्रथम सम्मेलन के विषय में पूछा गया। यहाँ पर यह प्रथम सम्मेलन निर्वाचन अधिकारी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर, ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता एक डिप्टी कलेक्टर करता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता एक तहसीलदार करता है। इस सम्मेलन में अध्यक्ष और सदस्य शपथ लेते हैं। इसके बाद सदस्य उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत आने पर अध्यक्ष निर्णायक मत का उपयोग करके बड़ा कहूँ चल नहीं दिख रहा था, चलो चलिए देखते हैं। तो ये पूछा गया है। और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत आने पर अध्यक्ष निर्णायक मत का उपयोग कर सकता है। और सातवें, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत आने पर परिणाम का विनिश्चय लौट के। तो हमको जितना भी, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, चाहे नगर पालिक परिषद हो, नगर निगम हो, इसका जो प्रथम बैठक है उनको अच्छे से पढ़ना है। ये अभी पूछा गया है नगर पंचायत की कि प्रथम बैठक में क्या होता है। तो इतने सारे यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए उसमें हमको देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर 47 का अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये सही है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता एक तहसीलदार करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो इस सम्मेलन अध्यक्ष और सदस्य शपथ लेते हैं, ये भी सही है। अगर हम देखेंगे तो इसके बाद सदस्य या उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, ये भी सही है। और एक और हम देखेंगे तो उपाध्यक्ष के निर्वाचन में समान मत आने पर परिणाम का विनिश्चय लॉर्ड द्वारा किया जाता है। तो 3, 4, 5 और 7 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4, 5 और 7, ठीक है। तो ये आंसर लिया गया सी, ये नगर पंचायत के प्रथम सम्मेलन से संबंधित चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्टी 48 का देखते हैं। 48 यहाँ पर संविधान से संबंधित है। संविधान में क्या नहीं लिखा है ये पूछा गया, ठीक है। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें क्या नहीं लिखा गया है ये पूछा है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखेंगे तो भारतीय शासन व्यवस्था संघीय फेडरल होगी, ठीक है। लिखा है कि नहीं लिखा है देखते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय होगी। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा। तो ये क्वेश्चन हमको देखने से इजी लग रहा है, लेकिन मूल संविधान में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है हमको पता नहीं है। तो ये यहाँ पर टफ क्वेश्चन है, ये हमको देखना था। तो इसका जो आंसर लिया गया है 48 नंबर का, इसका जो आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा डी। बहुत सारे लोग इसमें सहमत नहीं होंगे कि हाँ हम तो ये पढ़ते हैं करके, बट आंसर यही लिखा गया है, ठीक है। इतना चीज़ें नहीं लिखा गया हमारे संविधान में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 49 का। 49 का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक जिला पंचायत की सदस्य संख्या 32 है, 2 स्थान रिक्त है, ठीक है। पंचायत में उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हुआ। मतदान में 19 मत प्रस्ताव के पक्ष में और 9 मत विरोध में आए। 2 सदस्यों ने मतदान नहीं किया, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या से और उसको हटाने की प्रक्रिया से यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव पारित नहीं होगा, प्रस्ताव पर अध्यक्ष निर्णायक मत के अधिकार का उपयोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 49 का जो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। प्रस्ताव पारित नहीं होगा क्योंकि इसमें अनुपस्थित है और ये सब गुना भाग हमको करके निकालना था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में किसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। जो नगर पालिका परिषद का सम्मेलन होता है तो उसमें किसी मत देने का अधिकार, एकदम इजी क्वेश्चन है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य है, राज्यसभा सदस्य जो परिषद के पदेन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पदेन सदस्य होता है, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहता। तो ये 3 आएंगे, अध्यक्ष को रहेगा, उपाध्यक्ष को रहेगा और वार्ड पार्षद को तो रहेगा, लेकिन इन तीनों को नहीं रहेगा। राज्य शासन मनोनीत जितने भी मनोनीत सदस्य हैं उनको नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, 5, 6, ठीक है। तो 4, 5, 6 इसका आंसर आ जाएगा डी। 50 का यहाँ पर आंसर आएगा डी, ये आपको देखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 51
51 और 52 को देखेंगे। चलिए 51 पूछ रहा है किसे प्रत्यावर्तित किया जाता है, किसे प्रत्यावर्तित रिकॉल किया जाता है। ठीक है, पंच, उपसरपंच, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। सही उत्तर हमको बताना है। ठीक है, इतना हमारे पास 7 लोग दिए गए हैं, तो किनको किनको रिकॉल किया जाता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि किनको किनको किया जाता है। तो 51 में पूछा गया, तो 51 में अगर हम देखेंगे तो पंच को किया जाता है, ठीक है, सरपंच को किया जाता है, और अगर हम देखेंगे तो नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को भी किया जाता है रिकॉल। ठीक है, प्रत्यावर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो 51 का आंसर हम देखेंगे तो डी आएगा, पंच को, सरपंच को और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को। चलिए यहाँ पर 52 का जो क्वेश्चन है, एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो अनुसूचित क्षेत्र पूछा गया है, तो अनुसूचित क्षेत्र है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर जो ग्राम सभा ज़्यादा पावरफुल रहती है, तो ग्राम सभा का तत्समय निर्वाचित व्यक्ति ये रहेगा। ठीक है, तो उस समय ग्राम सभा जिसको निर्वाचित करेगी वो रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 53, तो 53 आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन। और 53 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है अगर वो निलंबित हो जाएगा तो क्या होगा, उस स्थिति में पूछा गया। उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। निलंबित पर ध्यान देना, अध्यक्ष जिस संवर्ग का है उसी संवर्ग का सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा। वरिष्ठतम सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो 53 में हमको देखना है कि सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे अगर वो निलंबित हो जाता है तो। चलिए, तो ये 53 का आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो ये हम देखेंगे इथोपिया विमान दुर्घटना, तो ये उस समय करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं 55 को। निम्न में से विधान के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मतदान की आयु 18 वर्ष की गई है। एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। दल बदल निषेध अधिनियम लागू हुआ और उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करे। तो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो आज तो आप जानते हो कि मतदान की आयु 18 वर्ष है, एकदम सही है। एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से, ये भी सही है। ठीक है, दल बदल निषेध अधिनियम लागू है। आप दल को नहीं बदल सकते, बदलेंगे तो बहुत सारे उसमें रूल एवं रेगुलेशन है। और उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करें, तो आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 55 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 56 पे जाते हैं। तो 56 है वो पूछ रहा है सूचना का अधिकार के विषय में सही क्या है। तो सूचना का अधिकार जिसको आप RTI राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, तो उससे संबंधित पूछ रहा है कि सही क्या है। ऑप्शन ए है यह एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी है यह एक कानूनी अधिकार है, ऑप्शन सी है यह एक संवैधानिक अधिकार है, और ऑप्शन डी है यह एक प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, चलिए तो इस पे आंसर लिया गया है यह एक कानूनी अधिकार है। लेकिन अगर कानूनी अधिकार नहीं दिया रहेगा तो आप इसको मौलिक अधिकार भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार में उसमें इसका सूचना का अधिकार भी है। तो इसका आंसर यहाँ पर कानूनी अधिकार सही है। लेकिन अगर कानूनी अधिकार नहीं दिया रहता ऑप्शन में और मौलिक अधिकार रहता तो आप मौलिक अधिकार को भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए अब 57 में हम देखेंगे। तो 57 ये भी करंट अफेयर से संबंधित उस समय जो अभी हमारे लिए मतलब का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है पद क्रमानुसार को संयोजित करना है। ठीक है, जो पद यहाँ पर होता है उसको हमको संयोजित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अवर सचिव, उप सचिव और संयुक्त सचिव। तो इनका जो पद क्रम है सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इसको हमको संयोजित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 58 में संयोजित करना है। तो इसमें हम देखेंगे तो पहला तो आएगा मुख्य सचिव। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा आ जाएगा प्रमुख सचिव, तीसरा हम देखेंगे तो सचिव आएगा। तो पहला मुख्य सचिव एक रहता है पूरे राज्य का, उसके बाद उसके अंदर विभागों के प्रमुख सचिव, फिर उसके नीचे सचिव, उसके बाद हम देखेंगे अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर संयुक्त सचिव आएगा,
फिर उप सचिव आएगा, फिर अवर सचिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 और फिर 6 5 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 6 5 4 ये हमको देखना है। तो ये पद क्रम से योजित होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जमा करके, ठीक है, कि कौन पद क्रम में ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव, फिर अवर सचिव, ये हमको देखना था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर 59। तो ये जो 59 है ये संबंधित है जो लोक प्रशासन, मैंने बताया कि लोक प्रशासन के भी उसमें जो डिसीजन मेकिंग है, जो नेतृत्व है, ये सब भी है। ठीक है, तो उसमें एक लूथर गुलिक है। ठीक है, जो पोस्ट कार्य की अवधारणा के संदर्भ में सुमेलित करते हैं। जब मेंस आप पढ़ते होंगे कोई स्टूडेंट, तो मेंस इसमें पढ़ते लूथर गुलिक का पोस्ट कार्य। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट में काम आता है, तो उससे सुमेलित नहीं ऐसा पूछा गया है। तो इसमें आपको आंसर देना, अभी तो समझा नहीं सकते, तो इसका आंसर यहाँ पर 59 का आएगा डी। क्या जाएगा आंसर? डी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आप लोग देख लेंगे। आंसर 2 5 ये सब नहीं है, इनको आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब उस समय का करंट अफेयर भी पूछा गया है। पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के भाला फेंक में किसे स्वर्ण पदक मिला था, तो उस समय का करंट अफेयर था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी। उस समय सोनम राठौड़ थी। ठीक है, जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक मिला था, बट ये बहुत टाइम हो गया है। ये भी उस समय का करंट अफेयर। ठीक है, ये भी करंट अफेयर है 61 का। ठीक है, तो 2019 में आयोजित विश्व स्तरीय 100 खिलाड़ी की सूची में भारत के कौन सा खिलाड़ी शामिल था, ये पूछा गया था। तो इसमें आपको बताना था। तो उस समय का एक करंट अफेयर था, इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये सभी थे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर से यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित जो उस समय था, ये भी अभी हमारे काम का फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, खेल से संबंधित है, तो खेल कूद से 3 4 क्वेश्चन तो आए थे, तो वो खेल कूद अलग से ही टॉपिक है, तो उसको हमको देखना है। ठीक है, चलिए अब ये श्री राम जन्मभूमि विवाद पर भी पूछा गया था, जो उस समय का करंट अफेयर का टॉपिक था, कि इसमें निर्णय देने में कौन से न्यायालय में कौन कौन जज थे, इसको पूछा गया था, जो आज उतने काम का हमारे नहीं। ठीक है, ये भी है जो हम देखेंगे। उस समय जो आतंकवाद संबंधित आया था, तो उसमें क्या सही है, ये भी उस समय करंट अफेयर था। तो अब तो बहुत समय हो गया, उतना पुराना करंट अफेयर नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। अब यहाँ पर जियोग्राफी का क्वेश्चन आ जाएगा, और ये पूछ रहा है कि भारत के मैदानी भाग में मानसून वर्षा किस दिशा में घटती जाती है। ये हमको बताना है कि भारत के मैदानी भाग में मानसून वर्षा किस दिशा में घटती जाती है, ये हमको देखना है। ये 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पूर्व से पश्चिम। कहाँ से आ जाएगा? पूर्व से पश्चिम। इंडियन जियोग्राफी का एक क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 66 है यहाँ पर। हिमालय में सबसे गहरा गर्त गार्ज कौन सी नदी बनाती है? हिमालय में सबसे गहरा गर्त कौन सी नदी बनाती है? 66। ठीक है, तो 66 में हम देखेंगे तो ये सिंधु नदी है। कौन सा आ जाएगा? सिंधु नदी सबसे ज़्यादा गार्ज ये बनाती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है नदियों से संबंधित। चलिए आगे देखेंगे। भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये भी आपको बताना है। तो भारत में जो बाढ़ नियंत्रण है, ठीक है, हमने देखा था उसमें जो आपदा प्रबंधन है, बाढ़ और सूखा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन ही पूछ दिया गया। तो यहाँ पर 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण कब से, तो 1954 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए 68 में जाते हैं। तमिलनाडु के किस जनपद पर सुनामी का विध्वंसकारी प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? ये भी उस समय का करंट अफेयर है। ठीक है, मैंने बताया सुनामी, बाढ़, चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदा तो उस समय करंट अफेयर से था। तो पड़ा था कब? उस समय। तो इसका 68 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, नागपट्टिनम है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का था उस समय का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसे स्वेन हेडन की ने उच्च एशिया का रीढ़ कहा है? ठीक है, तो ये आपको हिमालय से संबंधित क्वेश्चन है। तो 69 का यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा वो भी आएगा, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, और ये संबंधित है जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। तो जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है, इसको हमको पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 है, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15-30 हो सकती है। इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10-25 हो सकती है। इसमें वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं। इसमें 25% सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। इसमें 20% सदस्य पदेन सदस्य होते हैं।
इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट है, और 6 पॉइंट में जो जनपद पंचायत के विषय में 6 पॉइंट में कौन कौन से सही हैं, ये जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से हमको नियरेस्ट आंसर चुनना है। ठीक है, तो जो 70 नंबर का जो आंसर हमारे पास आएगा वो यहाँ पर डी आएगा। क्या आएगा? डी। ठीक है, 2, 3 और 5 सही है। ठीक है, तो ये 2, 10 से 25। ठीक है, 3 यहाँ पर देखेंगे वार्ड से कोई सदस्य बनते हैं, और यहाँ पर 5 हम देखेंगे 20% सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर 71 का जो क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या 40 लाख है, उस जिले में जिला पंचायत की सदस्य संख्या क्या होगी जबकि 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये रिलेट करके पूछ रहा है कि आपने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो 71 नंबर का जो आंसर यहाँ पर आएगा 35। ठीक है, कितना आ जाएगा? 35। आप गुना भाग करके देखना है थोड़ा सा समझदारी के साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 72। तो 72 यहाँ पर सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है। मैंने बताया कि आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किए जाएंगे। तो 72 में यहाँ पर आपको पता होगा विकासखंड, जो भी सूखा होता है तो कौन कौन से विकासखंड में सूखा है ये आपने पढ़ा होगा। तो एक जो जिला होता है, या तो पूरा जिला सूखा हो सकता है या फिर कुछ जिले के विकासखंड। तो जो जिले के, जैसे रायपुर जिले का जो विकासखंड सूखा है तो उससे संबंधित हम देखेंगे योजनाओं को विकासखंड स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 72। चलिए अब यहाँ पर फिर से लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे अभिप्रेरण में, कहाँ पे? अभिप्रेरण में एक समवाय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो लोक प्रशासन वाला जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे तभी ये बन पाएगा। तो यहाँ पर 73 में इस एक समवाय वाले को देने वाले कौन है? मैकग्रेगर है। ठीक है, चलिए ये हम देखेंगे। अब यहाँ पर 74 में एक तरफ दिया गया है रीट्स के बारे में दिया गया है, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत यहाँ पर जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए हमको देते हैं कि सशरीर उपस्थित होने आ जाएगा। परमा लेख का मतलब होता है किस आदेश से? अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको मिलाना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये तो आपसे बन जाएगा। आप इसका 74 में मिला लेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आएगा। ठीक है, इसका आंसर डी आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 75, यहाँ पर 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रबंध के संदर्भ में पट में क्या शामिल है। ठीक है, तो मैंने बताया ये भी लोक प्रशासन में जो प्रबंधन हम पढ़ेंगे तो उससे संबंधित में पट को पूछ रहा है, प्रबंध के संदर्भ में पट में क्या शामिल। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कार्यक्रम, योजना, परीक्षण, मूल्यांकन, पुनरीक्षण तकनीक और बौद्धिक तकनीक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 75 में हम देखेंगे डी आएगा। क्या आएगा? डी। 1, 4, 5 ये विषय संबंधित है, तो इसको ऐसे हम नहीं मार सकते तुक्का, तो पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। चलिए तो ये हो गया हमारे पास इंडियन जीएस का। अब हम देखेंगे सीजीजीएस का, तो थोड़ा सा विराम लेते हैं फिर आगे हम देखते जाएंगे। धनेन्द्र, पानी का डब्बा है क्या? चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया बजट से, पढ़ेंगे इसको और इससे संबंधित हम आंसर देंगे। चलिए पूछा गया है बजट के विषय में सही क्या है। जो बजट हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में सही चीज़ें क्या है, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं 6। तो पहला पॉइंट है बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, बजट में पुनर्स्थापित करने हेतु पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। सदन अनुदान मांगों में वृद्धि कर सकता है, सदन अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता। सदन यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना। तो जो बजट होता है उससे संबंधित प्रावधान है। तो 76 में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये तो सही है,
ठीक है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सदन में पुनर्स्थापित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, ये भी आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो ये भी नहीं है। सदन में अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी सही है। और हम देखेंगे तो छठवां, सदन में यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता। तो ये हमको देखना है। यहाँ पर बजट मंत्रिमंडल की स्वीकृति से किया जाएगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है, वृद्धि नहीं कर सकता और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बजट से संबंधित में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर लोक लेखा समिति के विषय में पूछा गया। 3 समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम संसद पढ़ते हैं तो उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछा गया है लोक लेखा समिति से संबंधित। ठीक है, इसमें सही क्या है? इसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा, एकदम सही है। सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर, देखते हैं नहीं होता वैसे। ठीक है, सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमण, ये सही आ जाएगा। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं, नहीं, इसके अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा स्पीकर, समिति कार्यकाल 1 वर्ष, सही है। इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तो लोक लेखा समिति के विषय में सही क्या है, जैसा मैंने बोला इसको हम जमा देते हैं। तो 77 में अगर हम देखेंगे तो इसमें डी आएगा। क्या क्या आएगा? डी। जैसे 1 मैंने बोला सही है, जैसे 3 मैंने बोला सही है, इससे नहीं होता है। ठीक है, उसका जैसे छठवां 1 वर्ष होता है, ये भी सही है। कोई मंत्री, ये तो गलत है। ठीक है, इसके अध्यक्ष ये भी गलत मैंने बताया। और 7वां, इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं होता। तो ये आपको देखना था। ठीक है, 1, 3, 6 और 7 इससे संबंधित सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, जैसे छत्तीसगढ़ का है, तो स्थान रिक्त है। ठीक है, बैठक में 86 सदस्य उपस्थित है। सदन उपाध्यक्ष के विरुद्ध यहाँ पर उसको हटाने का प्रस्ताव विचार कर रहे हैं। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 45 मत और विरोध में 38 मत आए। 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, अब क्या होगा? ठीक है, देखो तो यहाँ पर ये तत्कालिक बहुमत से हटते हैं। कौन कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। जैसे यहाँ पर 90 है बोल रहे खुद छत्तीसगढ़ में, और रिक्त कितने हैं? यहाँ पर 2 है। तो उस समय यहाँ पर कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो 88 का हमको तात्कालिक बहुमत पाना रहेगा। तो तात्कालिक बहुमत कितना चाहिए? 88 का यहाँ पर 44, तो 45 पाना रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर पक्ष में कितने आए हैं? 45। ठीक है, और 3 सदस्यों ने भाग नहीं लिया, तो प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा? चलो आप लोग बताओ। तो इसमें हम देखेंगे प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 सदस्यों ने मतदान नहीं किया। चलिए आगे देखेंगे। तो 79, अब ये 79 क्वेश्चन से संबंधित है कि जो हम तारांकित अतारांकित क्वेश्चन, ठीक है, जो हम संसद में पूछते हैं तो उसमें सही क्या है पूछा गया। ठीक है, तारांकित प्रश्न के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्न के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस की जा सकती है। प्रश्नकाल में प्रश्न के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती। तो ये तारांकित अतारांकित पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो आपको समझना है कि जो तारांकित प्रश्नों पर उत्तर हमेशा मौखिक दिया जाता है, उस पर हम पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों को उत्तर हमेशा लिखित में दिया जाता है, जिस पर हम पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इसी को घुमा घुमा के पूछा गया है। तो इसका आंसर हम देखेंगे 79 का। तो इसका आ जाएगा यहाँ पर, ये सही है। ठीक है, 2 सही है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा, अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो ये प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती। चलिए, तो ये 79, तो 79 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी। क्या आएगा? सी। 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5 और 8 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये 80 नंबर का क्वेश्चन। तो 80 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सदन के अस्थायी अध्यक्ष के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो सदन का अस्थायी अध्यक्ष वह सदन का एक वरिष्ठ सदस्य होगा। वह राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह नवगठित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। वह स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न कराता है। वह स्पीकर को
शपथ दिलाता है। ये कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? प्रोटेम स्पीकर के बारे में यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में ये बता रहा है, तो हम देखेंगे इसमें से ये सही होगा, वह सदन का एक वरिष्ठ सदस्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जैसे अगर संसद का होगा, मतलब केंद्र का होगा, तो उसमें वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। उसमें हम देखेंगे वह नवगठित विधानसभा से शपथ दिलाएगा, ठीक है। और उसके बाद है वहाँ स्पीकर के निर्वाचन को संपन्न कराता है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं, और स्पीकर को शपथ दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, ये हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोटेम स्पीकर संबंधित है, जो राज्य के प्रोटेम स्पीकर को पूछ रहा है। चलिए अभी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसको आप सुमेलित कर सकते हो। उस समय हुआ था पेपर, मतलब वो हुआ था चुनाव, इसलिए तुरंत पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संसदीय सचिवों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर जो संसदीय जो सचिव होते हैं, ठीक है, उसको शपथ कौन दिलाता है? ये 82 नंबर का क्वेश्चन है। तो उनको शपथ दिलाएगा कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है। चलो मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है, ठीक है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं थोड़ा सा अलग चलते हैं, तो वहाँ पर सही क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 83 पूछ रहा है, ठीक है। तो 83 में यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होगा, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 से होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/4। ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता सरपंच, गलत मैंने बता दिया, ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएँ हो सकती है, ये भी होते हैं, ठीक है। हम देखेंगे तीसरा, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितने? 1/3, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे छठवा, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, ठीक है। तो इसमें आएगा ये तीनों, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी, 2, 3 और 6, ठीक है। 2, 3 और 6 यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही? तो यहाँ पर अधिनियम में पूछा गया है और उसकी धारा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का जो अधिनियम और धारा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका आंसर, इस अधिनियम 15 अध्याय है, 132 धाराएं और 4 अनुसूची। ये तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, ठीक है। तो जो राजस्व जो प्रशासन होता है उसमें कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है डिप्टी कलेक्टर, बाकी कलेक्टर ये सब आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86, तो 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंधित जो परामर्श है, जैसे एक विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण, राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति लगाना। एकदम इजी है 86 का, ठीक है। तो 86 का ये आ गया, मंत्रियों के मध्य विभागों का विवरण। अगर राष्ट्रपति बोलता है, सीएम अगर बोलता है मुख्यमंत्री राज्यपाल को, तो राज्यपाल को मानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी ये 3 बात, राष्ट्रपति को भेजना आर्टिकल 200 जरूरी नहीं है, ठीक है। केंद्र को भेजना ये भी जरूरी नहीं है, और राज्य विधानसभा पारित आपत्ति लगाना, ठीक है, वो स्वयं को उनका विवेकाधिकार आएगा, ये हमको देखना है। तो ये यहाँ पर विभागों का आवंटन ये मानना जरूरी है, मुख्यमंत्री की बात को राज्यपाल, ठीक है। चलिए सरपंच के विषय में पढ़ना है। जो सरपंच होता है, सरपंच के विषय में सही क्या है? उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये भी सही है। सदस्यों की मांग पर यदि सरपंच 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता है तो उसे हटाया जा सकता है। यदि 3 अवसर पर ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए असफल होता है तो उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 87 का आपको बताना है। तो 87 में, ठीक है, 87 में हम देखेंगे तो ये आता है सी, ये नहीं आएगा, ठीक है। उसको यहाँ पर असफल होता तो नहीं किया जा सकता, और मौका उनके देंगे, ठीक है। तो ये है अविश्वास प्रस्ताव, ये भी है, ये भी है, ये भी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास से क्वेश्चन आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है।
ध्यान रखना है, सत्य नहीं है पूछा गया था। तो कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। उसने त्रिपुरी नरेश, तो इसका जो आंसर आप सभी पढ़ेंगे और 88 का आंसर यहाँ पर डी आएगा। क्या आएगा? डी। वल्लभराज उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में किस उपाधि से संबंधित किया जाता है, ठीक है। तो रायपुर में थे तो उनको किस उपाधि से यहाँ पर किया जाता है, तो 89 का आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए, महाराज कुमार राजा, ठीक है। ये 89 का है। 90 की अगर हम बात करें, ये भी कलचुरी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक एकदम इजी है, ठीक है। अगर हम वास्तविक संस्थापक, अभी एडीआई में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो बहुत ये आते रहता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो आ जाएगा कलिंगराज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे तो इसको आपको मिलाना है, ये भी एकदम सरल है। ये सब चीज़ जो कलचुरी है, इसमें एक तरफ है पद का नाम, उसके कार्य, ठीक है। तो इसको आप लोग मिला लेंगे। 91 है, ठीक है। और 92 में यहाँ पर जो हमारा सूबेदार हुए थे, ठीक है, तो उनके सूबेदार के समय कौन कौन लोगों ने क्या क्या आए थे, ये सब पूछा है। तो इनको आपको मिलाने में एकदम इजी ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ 91 का यहाँ पर जो आंसर आएगा, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो 91 का आंसर सी आ जाएगा। 92 को अगर हम देखेंगे तो 92 का आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन किन स्थानों से जोड़ा जाता है, तो राजा मोरध्वज आप सभी जानते हैं। तो राजा मोरध्वज का संबंध अगर हम देखेंगे तो उसका जो संबंध है, उसका संबंध यहाँ पर आ जाता है आरंग, और एक आ जाता है रतनपुर, ठीक है। तो आरंग और रतनपुर, रायपुर से नहीं है, खल्लारी से नहीं है, तो ये आ जाएगा आरंग और रतनपुर, ठीक है। 94 की अगर हम बात करें तो बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस राजवंश, तो किरारी के काष्ठ स्तंभ से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर सातवाहन, कौन से सातवाहन, तो सातवाहन जो अपिलक के मुद्रा है सब किससे पता चलता है, इसी किरारी के काष्ठ स्तंभ से पता चलता है। तो सातवाहनों का शासन था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप देख लेंगे। 95 का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 धारा 16 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर, ये हमको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था, एकदम इजी क्वेश्चन था। 96 का हम देखेंगे तो सोमवंश, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से संबंधित निम्नलिखित शासक संबंधित, ठीक है। तो 97 की अगर हम बात करें तो इसमें सोमेश्वर देव है, कन्हर देव है और नरसिंह देव, ठीक है। जयदेव नहीं आएगा, तो इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन थोड़े इजी आए थे, जो पढ़ा होगा वो हो बना लेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सुमेलित हमको करना था। एक तरफ राजर्षि कुल्यवंश, नलवंश, सरभपुरी वंश, पांडुवंश और उसके शासक। तो अगर हम देखेंगे राजर्षि तुल्य कुलवंश में हम देखेंगे भीमसेन प्रथम आ जाएगा, ठीक है। अगर हम नलवंश की बात करेंगे तो नलवंश पे, ठीक है। तो 98 का यहाँ पर आंसर आपको मिलाना है, तो 98 में आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। नल वंश में अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर 98 का यहाँ पर बी आएगा। क्या आएगा? बी, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा नल वंश का जय वर्मा, तो ये आप मिला लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा भी स्पीड से करते हैं। चलिए, तो 99 में धमनी हाट किस कवि की रचना है, उसमें पूछा गया था। तो 99 में यहाँ पर आंसर डी आएगा, द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी रचना लाला जगदलपुरिया की है, तो ये रचना से संबंधित आते हैं। तो इसमें दहाड़ते परिवेश है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं, तो ये भी सरल है। उत्ती, बुड़ती, भंडार, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कमारी को हम नहीं जानते, ठीक है। तो ये नाम नहीं में कमारी आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 102 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोरली मुख्यतः किस जिले की भाषा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोरली की अगर हम बात करें तो वो सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस साहित्यकार ने गीता रहस्य, तो माधवराव सप्रे ने यहाँ पर गीता रहस्य लिखा है 103, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं आगे।
चलिए परिया शब्द का तात्पर्य क्या है, तो परिया शब्द जितने भी छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो बच्चे वो जानते हैं, जिस पर खेती नहीं की जा सकती, तो 104 का एक ए आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ऐश को जलाकर लोहा तैयार करती है, तो जो अगरिया लोग है, कौन है अगरिया लोग, वो लोहे को जलाकर क्या करती है, यहाँ पर लोहा तैयार करती है, मतलब लोहे के ऐश को, तो इसका आंसर आ जाएगा अगरिया। 106 की बात करें तो सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है। 106 पूछ रहा है सैला नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, तो किया जाता है दीपावली के अवसर पर, ठीक है, आंसर लिया गया दीपावली। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, बिहार जनजाति के बारे में पूछा गया है, तो जो बिहार जनजाति है मुख्यतः हम देखेंगे तो वो सरगुजा क्षेत्र पर निवास करती, आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है, तो ये तो एकदम सरल है। 108 की अगर हम बात करें तो बस्तर की जो संपर्क भाषा है हल्बी है, ठीक है। चलिए तो गाना वाना भी आप सुनते होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच में निम्नलिखित संस्थाएं गठित थी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 109 है, इसका जो आंसर हम देखेंगे तो मालिनी रीडिंग क्लब भी आ जाएगा, बुद्धिमान सभा नहीं आएगा, कवि समाज आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा बाल समाज। तो इसमें कवि जो बुद्धिमान सभा नहीं आएगा, ये तीनों आएगा, माननीय रीडिंग क्लब, कवि समाज और बाल समाज। तो आपको दो को हटा देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग देख लेंगे, बता दिया मैंने। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में से निम्नलिखित में व्यक्तियों ने योगदान दिया, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय राष्ट्रीय विद्यालय किन किन लोगों ने खोला था, तो इनको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो माधवराव सप्रे ने भी खोला था, ठीक है, महंत लक्ष्मीनारायण दास ने भी खोला था, नहीं बलदेव मिश्रा ने ही खोला था, एनदी डानी ने खोला था। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 आएगा, ठीक है, तो डी आएगा, ठीक है। 110 का यहाँ पर आंसर डी आ जाएगा, ये हमको देखना है। चलिए 111 हमको देखना है। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दिया गया था, ठीक है। तो हनुमान सिंह आप सभी जानते हो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 22 जनवरी 1858। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे छत्तीसगढ़ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित किस राजनेता की पत्नी को 6 माह के लिए जेल में रखी गई थी, ठीक है, किस राजनेता की पत्नी को 6 माह के जेल में रखा गया था, तो यहाँ पर जो 112 का आ जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, उसकी पत्नी को 6 माह के लिए रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में। चलिए 113 निम्नलिखित कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है, बोली नहीं है पूछा गया, गोंडी, पारधी, दोरली, परजी, ठीक है। तो दोरली तो अभी मैंने बताया सुकमा, हल्बी भी चलता है, ठीक है, गोंडी भी चलता है, तो कौन सी नहीं है, तो 113 में यहाँ पर हम देखेंगे पारधी नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा, पारधी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमिलित करना है, तो सुमिलित में इसको आप लोग कर लेना है। ये जब जंगल सत्याग्रह हुआ था और उसके यहाँ पर जो नेतृत्व करते थे वो भी थे, तो इसका आंसर 114 का मैं बता दे रहा हूँ, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो ये आप देख लेना है, इसको आप लोग सुमिलित करेंगे, आप सबके लिए होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 115 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है निम्न से कौन घोटुल से संबंधित है, ठीक है। जो घोटुल होता है आप सभी जानते हैं युवागिरी बोलते हैं, तो युवागिरी घोटुल से संबंधित यहाँ पर कौन सा है, तो इसमें गीत बोला गया है ददरिया, सैला, हुल्की पाटा, फाग, तो हुल्की पाटा कहाँ पे गाया जाता है, घोटुल में, 115 नंबर, ठीक है, तो इसका आ जाएगा सी। 116 बिलवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है, तो बिलवा आप सभी जानते हैं बिलवा बैगा से संबंधित, ठीक है, तो 116 का ए आ जाएगा। मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है, तो मृतक जो स्तंभ यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है, तो मृतक स्तंभ बनाते हैं कौन, दंडामी माड़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है, पंडो भाषा किस भाषा परिवार का सदस्य है, तो जो 118 है, तो 118 नंबर का आंसर आ जाएगा आर्य परिवार का, ठीक है। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी, तो छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन है वो इजी थे, ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, मॉडरेट लेवल के, बाकी इजी थे। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी, तो 119 में यहाँ पर आ जाएगा सी, ये कबीरधाम प्रधान, ठीक है। चलिए काछन गादी, तो आप बस्तर दशहरा तो सुनते होंगे, तो काछन गादी जो परंपरा है वो बस्तर दशहरा से संबंधित, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए 121 देखते हैं, तो 121 यहाँ पर गंधेश्वर मंदिर निम्न में से किस स्थल पर है, ठीक है, तो 121 में हम देखेंगे तो गंधेश्वर जो मंदिर है सिरपुर, एकदम इजी है। डीपरडी किस नदी के तट पर स्थित है, तो डीपरडी आप सभी जानते हैं, तो ये
कन्हान नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद जो चित्रकूट, इसमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? तो चित्रकूट की अगर हम बात करें तो ये तो एकदम ईजी है, चित्रकूट जलप्रपात आप सभी घूमने जाते हैं, तो 123 का यहाँ पर आ जाएगा डी। चलिए, डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर? तो डिडनेश्वरी देवी की अगर हम बात करें तो डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर किस स्थल पर है? तो 124 का यहाँ पर आ जाएगा, ये मल्हार पे है, मल्हार में डिडनेश्वरी, ठीक है। 125 भोरमदेव इनमें से किस नाग देवता भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित? तो भोरमदेव आप सभी जानते हो कि उधर कौन रहते थे? फणी नागवंश वाले रहते, तो 125 का ए आ जाएगा, 125 का ए। चलिए जाते हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? ठीक है, तो युवा गृह का प्रचलन किस जनजाति में? पारंपरिक रूप से हल्बा, भद्रा, उराव, बिरहोर, तो 126। ये इसमें कोई भी सही आंसर नहीं है, तो इसको डिलीट किया गया था, आप लोग इसको स्टिक लगा देंगे। चलिए 127, वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार के सबसे सुंदर नृत्य, आप सभी जानते हैं, तो वेरियर एल्विन ने आदिवासियों पर किताबें लिखा है, बहुत सारे रिसर्च किए हैं, तो गौर नृत्य को सबसे सुंदर नृत्य बोला है वेरियर एल्विन ने, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। सिंगारस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो जो ददरिया होता है उसमें सिंगारस की यहाँ पर प्रधानता होती है, तो 128 का यहाँ पर आ जाएगा ददरिया बी, ठीक है। चलिए, सरहुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि सरहुल नृत्य कौन करते हैं? उराव लोग करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं? उराव लोग, तो इसका आंसर डी आएगा। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़िया राज्य का? ये थोड़ा सा उस समय बहुत नया क्वेश्चन लगा था, तो बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़िया राज्य है? तो इसको आपको बताना है, इसका आंसर आ जाएगा गदवा। गदवा कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मिनी माता सम्मान आप सभी जानते हो कि हमारे राज्य अलंकरण पुरस्कार में शामिल है, तो जो मिनी माता सम्मान होता है वो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है, लेकिन किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हमारे पास महिला उत्थान में, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। चलिए, कक्षार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कक्षार नृत्य, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये संबंधित है, अगर हम बात करें कक्षार नृत्य किस जनजाति से संबंधित, तो जो कक्षार जो नृत्य होता है 132 की अगर हम बात करें तो लिया गया अभुजमाड़िया, ठीक है। चलिए, आंसर हमको देखना है 133 में, निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? रहस, गेड़ी, भद्रनाथ, माओपाटा, ठीक है। तो 123 का हम देखेंगे तो बस्तर संभाग से रहस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए, तुपकी किस पर्व से संबंधित है? ये भी हमको देखना है। तो तुपकी जो होता है वो रथ यात्रा के दौरान यहाँ पर चलाया जाता है। निम्न में से किसी स्थान की मड़ई? तो नारायणपुर का मड़ई फेमस है, आप छत्तीसगढ़ पढ़ते होंगे तो इसको आपको देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन इजी आए थे और अभी भी पीएससी का ट्रेंड देखा जाए तो इजी ही आ रहे हैं, ठीक है। चलो, कुछ समय बहुत ज़्यादा टफ कर दिए थे, ये उस समय का छत्तीसगढ़ तिलहन फसलों का उस समय का करंट अफेयर्स था, अभी हम पढ़ते हैं तो इसको अच्छे से पढ़ के जा रहे थे, ठीक है। अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में? तो ये भी उस समय के हिसाब से अलग था, अभी अलग हो जाएगा, तो वन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको भी हमको पढ़ना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहुँच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए? तो जहाँ पर पहुँच नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आज हम बहुत ज़्यादा सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा हर घर में सौर ऊर्जा हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बिजली की खपत कम किया जाए, ठीक है। तो सौर ऊर्जा है। छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ में उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, तो यहाँ सभी है, ठीक है, सभी जो क्षेत्र है कृषि जलवायु प्रदेश। नाथघाट किस नदी के किनारे स्थित है? अगर हम नाथघाट की बात करें तो किस नदी के किनारे है? तो नाथघाट शिवनाथ नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 141, तो 141 है एमएसएमई, ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को किस वर्ष के उपक्रमों के विकास के आधार पर अधिनियम द्वारा परिभाषित एवं वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो 141 का आ जाएगा 2006। औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार कुल कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र हेतु संरक्षित है, ठीक है। तो ये भी 1991 के औद्योगिक नीति संबंधित है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। 142 का हम देखेंगे तो डी आएगा 8 प्रकार का। 143 है छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की कितनी इकाइयाँ है? ये अभी देख लेना, ठीक है, उस समय इसको लिया गया था और अभी भी शायद सेम है। 143 में हम देखेंगे 4, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी के मैदान स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी दक्षिण में बहती है,
तो उसका मैदान यहाँ पर पूछा गया है। तो दंडकारण्य में, जसपुर शामली पाठ में, पूर्वी बघेलखंड में, महानदी बेसिन में। तो आप सभी जानते हैं एकदम ईजी है, दंडकारण्य में आएगा 144 का ए। इनमें से कौन सा महारत्न वर्ग की इकाई नहीं है? ये भी उस समय के लिए करंट अफेयर था, तो इसको आपको पढ़ना था। चलिए, महारत्न नवरत्न हमेशा देखकर जाया करेंगे जब भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं। संख्या कौन नया ऐड हुआ है, ऐसा करके पूछा जाता है। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो खैर लकड़ी का उपयोग किया जाता है, ये भी। और जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? ठीक है, तो ये जनगणना से संबंधित है, ये आपको पढ़ना है। तो 148 हम देखेंगे तो ये 8 सी आ जाएगा, 4.7 और 4.07। चलिए 149 है। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये भी करंट अफेयर टाइप है, या फिर जनगणना को आपको हमेशा पढ़ते रहना। ठीक है, तो 149 का जो आंसर आएगा बी आएगा, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जसपुर। ठीक है, चलिए अब 150 है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से? ठीक है, तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है, इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी चल ही रहा है, राजमार्ग। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन आए थे, आपने देखा और समझा कि कैसे क्वेश्चन आए। तो छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल के आते हैं, कुछ कुछ बस टफ थे, तो उतने टफ होने चाहिए। और अभी अगर हम देखेंगे पीएससी का जो पैटर्न है पिछले 5-6 एग्जामों से, वो इजी क्वेश्चन ही पूछ रहा है। ठीक है, हाँ उसके जो ऑप्शन है थोड़े से फंसाने वाले रहते हैं, लेकिन उतने टफ और उतने कूट वाले क्वेश्चन यहाँ पर सीजीपीएससी नहीं पूछ रहा है। बाकी अगर सीएमओ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमको तैयारी सबकी अच्छे से करनी है, चाहे भारतीय इतिहास की हो, खासकर संविधान का, खासकर पंचायती राज, खासकर नगर पालिका अधिनियम, इनसे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ तो हमको पढ़ना है। तो जितने भी बच्चे हैं, मैंने 2018 के सीएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। इससे आप अनुमान लगा के चल सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम होगा तो तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से करना है, तो इसको आप बेस मान के कर सकते हो। ठीक है, और सीएमओ की तैयारी के लिए आप जुड़ेंगे साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, सेपरेट बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और किसी भी तरीके से कुछ भी दिक्कत होता है तो संस्था के दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी कोर्स अगर परचेस करना है तो उससे संबंधित, तो जितने भी साथी देखेंगे जुड़ेंगे, बने रहिएगा साध्य पीएससी एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी करते रहिएगा। चलिए अभी के लिए धन्यवाद। और सीएमओ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, आप जुड़ सकते हैं सीएमओ की क्लास से।